सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का यहाँ पे देख ही पा रहे हो, आज मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगा। आप लोग को इकोनॉमिक्स जो मैं बताया हूँ इस वीक में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो और 2-3 वीडियो ही रहेंगे और बाद बाकी आप लोग का पूरा कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। सब कुछ आप लोगों ने वीडियो अगर देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी कराऊँगा, आप लोग का WCS से देखो या कोई भी एग्जाम से देखो, मॉनेटरी पॉलिसी तो रहता ही है कन्फर्म आप लोग, अगर इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से पढ़ा है आपने बोले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे आप लोग का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये सब परसेंटेज कितना है ये अभी का, ये करंट अफेयर्स से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपको यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मान लीजिए हमारे इंडिया में अभी पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, सबके पास पैसा है। तो ये जैसे आप लोग का ये पेन है, ये 10 रुपये है। अब सबके पास अगर पैसा रहेगा तो इस पेन का कितना 10 रुपये वैल्यू नहीं होगा, इस पेन का दाम बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये पेन कितना हो गया, 20 रुपये का हो गया, ठीक है। तो यही है, सबके पास ज़्यादा पावर आ गया, सबके पास ज़्यादा पैसा आ गया। उसी पैसे को रिजर्व बैंक कैसे करके निकाल सकता है, मतलब पब्लिक से कैसे करके उठा सकता है। तो ये सब कुछ कैसे करके करता है रिजर्व बैंक, अपना मॉनेटरी पॉलिसी से। तो यहाँ पे पॉलिसी 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली मैं जो जितना भी आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छी तरह से समझिए। ये सब नोट आप लोग को मैंने PDF प्रोवाइड करवा दिया है, PDF से आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बट वहाँ पे क्या है, PDF में सिर्फ डेफिनेशन लिखा रहता है, डेफिनेशन से आप लोग आंसर नहीं कर सकते, आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप लोग का करंट अफेयर से क्वेश्चन बसेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है पॉलिसी 2 टाइप के होते हैं। मनी को कंट्रोल, मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए 2 एंटिटीज़ होते हैं। एक होता है आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, पैसे को कौन, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो उनसे ले लेना है, या मार्केट में कम पैसा है तो उनको देना है। तो ये जो चीज़ है ये कौन कंट्रोल करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है RBI, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI कंट्रोल करता है। ये कैसे कंट्रोल करता है, जो इंटरेस्ट रेट्स देखते हो ना, इंटरेस्ट रेट्स जैसे आप लोग ने सेविंग्स बैंक में कितना % में इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी 3.5% हो गया है। लेकिन आप लोगों को 2-3 साल पहले क्या मिलता था, 6 से 7% या 5% ऐसे करके मिलता था सेविंग्स बैंक में। तो यही सब क्या है, इंटरेस्ट रेट अप डाउन क्यों होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग का ये सब जो रेट अप डाउन किया जा रहा है ये सब RBI करता है। तो इंटरेस्ट, अब बोलोगे सर सेविंग्स अकाउंट तो कोई भी बैंक डिसाइड करता है। हाँ, डेफिनेटली बैंक ही डिसाइड करता है। बैंक तभी ना आप लोग को उतना इंटरेस्ट दे सकता है जब उसको कोई लाभ फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए क्या है, बैंक पे डिपेंड करता है वो कितना सेविंग्स अकाउंट में आप लोग को इंटरेस्ट देगा। बट ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये अप डाउन किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये हुआ। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आप लोग का RBI कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करता है हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पता ही है अभी कौन है, यूपीए की NDA की गवर्नमेंट है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे को अगर इनटेक करना चाहता है तो क्या करेगा, वो टैक्स बढ़ा देगा, या पैसे को अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, टैक्स को कमा देगा, ये चीज़ करता है। तो वही है फिस्कल पॉलिसी, कैसे कंट्रोल किया जाता है, टैक्स के परसेंटेज को अप डाउन करके। वैसे ही है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे ही आप लोग का फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI कंट्रोल करता है, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI कैसे कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के घटा के। और फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, वो आप लोग का टैक्स अप डाउन करके। जैसे मान लीजिए 4-5 साल पहले जिन लोग का इनकम 3 लाख से ऊपर था उन लोगों को क्या टैक्स देना पड़ता था, 30% ऐसे करके टैक्स देना पड़ता था, 10%, 30% जो भी टैक्स देना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब लोग का ये 1-2 साल से क्या चल रहा है, अब 5 लाख के ऊपर जो लोग इनकम करते हैं उन लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। अब ये 3 लाख या 4 लाख वाले जो इनकम वाले हैं उन लोगों को तो टैक्स देना नहीं पड़ रहा। तो यही है आप लोग का, ये टैक्स का जो है ये कौन कंट्रोल करता है, ये सब गवर्नमेंट करता है। जैसे आप लोग का बजट में ये सब बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, 2 चीज़ है, 2 पॉलिसी। फर्स्ट है आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी, सेकेंड आप लोग का फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है RBI, इंटरेस्ट रेट अप डाउन करके। फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स रेट अप डाउन करके। हो गया यहाँ पे क्लियर। देन नेक्स्ट, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया क्या है। RBI मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, ज़्यादा पैसा है मार्केट में, तो मार्केट से
पैसा कैसे करके इनटेक करेगा, कैसे वापस ले लेगा, ये कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करता है। या पैसा मार्केट में है ही नहीं, मार्केट मतलब हम लोग ही तो मार्केट है, ठीक है, पब्लिक को ही आप लोग मार्केट पकड़ लो। मेरे पास पहले पैसा नहीं था अब पैसा है, या मेरे पास पहले पैसा था अब पैसा नहीं है। तो ये सब क्या है? मार्केट का मतलब ये मत समझिए शेयर मार्केट या जो भी मार्केट ये सब है, दुकान है, ये सब नहीं है, पब्लिक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो उनको कैसे करके देंगे, ये चीज़ पैसा का लेन देन, अगर कम है तो उनको देना है, या ज़्यादा है उसे उनसे लेना है। तो ये सब चीज़ क्या है? क्रेडिट कंट्रोल, इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। तो ये क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई कैसे करता है? उनका दो मेथड्स है, एक होता है आरबीआई का क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि क्वालिटेटिव मेथड मैं आप लोग को बता दूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटेटिव मेथड को आप लोग सिलेक्टिव मेथड भी बोल सकते हो। तो अब आता है आप लोग का जो आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, दो मेथड्स होते हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है आप लोगों का? क्वांटिटेटिव में बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, वेरिएबल कैश रिजर्व होता है। वेरिएबल कैश रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है आप लोग का CRR, एक होता है SLR। देन उसके बाद आप लोग का होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। और उसके बाद MSF किस चीज़ को बोलते हैं? इन दोनों को कंपैरिजन के बाद ही आप लोग का MSF बनता है। अब मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ आप लोग को समझाऊंगा अच्छी तरह से, एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो अब आता है स्टार्ट, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए, मैं 3 पेन ले लेता हूँ, रुकिए, और एक मैंने पेन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। इसको आप लोग आरबीआई पकड़ना, ब्लैक वाले को आप लोग कोई भी बैंक पकड़ना, इसको आप लोग क्या पकड़ना? पब्लिक पकड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक मतलब हम लोग। मुझे अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो मैं क्या करूँगा? अपने फ्रेंड से पूछूंगा, भाई तेरे पास पैसा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दे, मैं कुछ दिनों बाद तेरे को दे दूँगा। तो वो मेरे को पैसे दे देगा। बट मेरे को बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड हो गया, या मैं अपना मकान तैयार करना चाहता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को अराउंड 10-20 लाख रुपये लगेगा। अब ये 10-20 लाख रुपये मैं कहाँ से लूँगा? फ्रेंड्स लोग तो इतना देंगे नहीं, उनके पास इतना है नहीं। तो क्या करेगा? मैं बैंक के पास जाऊँगा, कोई भी नॉर्मल बैंक के पास जाऊँगा। आरबीआई के पास मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता लोन लेने के लिए, आरबीआई कभी भी आपको लोन नहीं देगा। आपका अकाउंट आरबीआई में कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पार्ट 1 में बताया, ये आप लोग का पार्ट 2 है, आरबीआई पार्ट 2। आरबीआई पार्ट 1 में मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता चुका हूँ आरबीआई का काम क्या क्या है। बैंक इशू नोट, बैंक का जो करेंसी है वो नोट इशू करना, बैंकर्स का बैंक बोलते हैं, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ाया, मैं वापस नहीं पढ़ाना चाहता। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं बैंक में जाऊँगा, डायरेक्ट आरबीआई में नहीं जा सकता। अब ये कोई भी बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, SBI हो सकता है, ICICI हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। मैं इस बैंक में गया, अब इस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग? करंट अकाउंट एक खोल देंगे, सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते, करंट अकाउंट एक या लोन अकाउंट वो लोग खोल देंगे। अगर बैंक में अकाउंट है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोन अकाउंट वो लोग खोल देंगे, देन मुझे वो पैसा दे देंगे, ठीक है। तो मैंने वो पैसा ले लिया, अब मेरे को बोलेंगे आप लोग, आपके ऊपर मैं एक इंटरेस्ट लगाऊंगा। मान लीजिए मैंने उनसे पैसा लिया, 100 रुपये लिया, उन्होंने बोला आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब मैंने 100 रुपये लिया, 100 रुपये उनको रिटर्न करूँगा, प्लस 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न करूँगा, यानी कि 110 रुपये उनको एक्स्ट्रा रिटर्न दूंगा। क्यों दूंगा? बिकॉज उन्होंने 10 रुपीज़ इंटरेस्ट लिया है। यही है क्या इंटरेस्ट, मतलब होम लोन्स या गोल्ड लोन्स ऐसे करके बोलते हो ना आप, घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप लोग लोन लेते हो, ये जो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ये इंटरेस्ट रेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि यही चीज़ है जिसके वजह से पूरा बैंक चलता है, इंटरेस्ट के ऊपर ही पूरा बैंक चलता है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं दोगे तो बैंक नहीं चल सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट लगाया। अब ये मैं एंटिटी यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, पब्लिक का कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। इस सब चीज़ों में ये दो का इम्पॉर्टेंस है, एक है आरबीआई, ये वाइटनर जो ब्लू येलो कलर का है, और ये है ब्लैक कलर का पेन, ये है आप लोग का कोई भी नॉर्मल बैंक। ये नॉर्मल बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है, जिनका अकाउंट आरबीआई में है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये है नॉर्मल बैंक। इस बैंक से पब्लिक ने पैसा उठाया, इस बैंक के पास था 100 रुपये, इसने पब्लिक को दे दिया 100 रुपये।
अब क्या है, ये बैंक तो खाली हो गया, अब इस बैंक को पैसा चाहिए। ये बैंक क्या करेगा, इसके अपने ब्रांचेज़ में पहले जाएगा, किसी और बैंक में या आरबीआई में पहले नहीं जाते, पहले अपने ही ब्रांचेज़ में देखते हैं। आपके पास है पूरा इंडिया में ब्रांचेज़ में देखा, अगर नहीं है किसी के पास तो क्या करेंगे, दूसरे बैंक्स में देखेंगे, दूसरे बैंक्स में देखेंगे, उनके पास भी नहीं है। यही सिचुएशन है। क्या है, ये बैंक पहले अपने परिवार में देखेगा, क्या है, मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं अपने बड़े भाई से, नहीं तो बहन से, नहीं तो पापा से पैसे मांगूंगा पहले। अगर उनके पास नहीं है तो दोस्तों के पास पहले जाऊंगा, दोस्तों के पास नहीं है तब मैं बैंक में जाऊंगा। तो वही चीज़ है आप लोग का बैंक का। बैंक पहले क्या है, अपने ही ब्रांचेज से पैसा मांगता है, अपने ब्रांचेज से पैसा नहीं मिला तो दूसरे बैंक्स में जाता है, दूसरे बैंक से नहीं मिला तो वो कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है। इनके पास 100 रुपये था, अब और भी अगर किसी ने लोन मांगा या इनको अपना डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए या बैंक चलाने के लिए पैसे चाहिए, कैश लेना या देना, इन सब में के लिए तो पैसा चाहिए ना उनको। तो वो चीज़ क्या है, इनके पास पैसा नहीं है, अब ये कहाँ पर जाएंगे, आरबीआई में जाएंगे। आरबीआई क्या बोलेगा, रुकिए इसको रख देता हूँ। आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं तुमको पैसा दूंगा, बट क्या है, मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा तुम पे। ये जो इंटरेस्ट लगाऊंगा ये अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। तो यही चीज़ है, जब हमें पैसा का ज़रूरत पड़ता है हम बैंक में दौड़ते हैं, बैंक हमें पैसा देता है तो वो एक इंटरेस्ट लगाता है। नॉर्मल इंटरेस्ट जो है, ये सब इंटरेस्ट आप लोग क्या होम लोन बोल सकते हो, कार लोन बोल सकते हो, एजुकेशन लोन बोल सकते हो, जो इंटरेस्ट लगता है वो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है। बट कोई भी बैंक अगर आरबीआई से पैसा मांगने जाता है, आरबीआई उसको रिटर्न में पैसा देता है, बट क्या है, आरबीआई बोलता है मैं तुम पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। ये इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक रेट। समझ में आया बैंक रेट क्या है? ये किस लिए मैंने इतना देर तक समझाया, क्योंकि बैंक रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा लेने जाता है, आरबीआई उसको इन रिटर्न पैसा देता है, बट आरबीआई बोलता है कि मैं तुम पे एक इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो वही होता है बैंक रेट। और ये बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑलमोस्ट आप लोग का 1 साल 2 साल 3 साल इतने टर्म्स के लिए होता है, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ट्रेजरी बिल ये सब के बारे में अलग सा पढ़ेंगे, वो कैपिटल मार्केट देन शेयर मार्केट उन सब का अलग से चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक आरबीआई से जब पैसे लेता है, आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए उसको जब पैसा देता है, इंटरेस्ट एक लेता है, वही इंटरेस्ट है बैंक रेट, ये होता है बैंक रेट। अब ये बैंक रेट अभी इन प्रेजेंट जुलाई के महीना, जुलाई 2000 मतलब आज कितना तारीख है, कैलेंडर आज है 31 तारीख, सैटरडे 31 जुलाई है आज की डेट में बैंक रेट कितना है आप लोग का, 4.25% है। यह है बैंक रेट। इसी चीज़ का यहाँ पे मैंने आप लोग को बैंक रेट समझाया, रेपो रेट भी वही चीज़ है। देखिए मैं सीरियल वाइज नहीं समझा रहा, क्योंकि इसको समझाऊंगा उसके इसको समझाऊंगा, अलग अलग समझाऊंगा, समझ में आएगा आप लोगों को। फर्स्ट है बैंक रेट क्या है, बैंक आरबीआई के पास जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है, लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लोन लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक को कितना देना पड़ता है, 4.25% देना पड़ता है। ये हर वक्त चेंज होते रहता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है कितना होगा, ठीक है। ये हो गया बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो का मतलब क्या है, रीपर्चेज रेट, रेपो, ठीक है, रीपर्चेज रेट। अब ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट भी सेम वही चीज़ है। बैंक को पैसे की ज़रूरत है, बैंक आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसको लोन देगा। बट क्या है, अब ये बैंक बोलता है मेरे को ज़्यादा देर के नहीं चाहिए, कम टाइम के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो बोल रहा ठीक है मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए दूंगा, कितना, 2 महीना 3 महीना 6 महीना इतना, या 1 साल के अंडर ही, ठीक है। तो ये क्या है, मैं तुमको लोन दूंगा तो आपसे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लूँगा। देखिए रेपो रेट आप लोग का बैंक रेट से ऑल टाइम कम होता है। एक ही चीज़ है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही चीज़ है, बट ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट आप लोगों का क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये आप लोग का शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। एसटी यहाँ पे लिख दिया, एसटी मतलब शेड्यूल टाइप्स मत पकड़िए, एसटी आप लोगों का क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो बैंक रेट रेपो रेट समझ में आ गया। रेपो रेट ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इनका रेट परसेंट वो कम परसेंट ही लगाएंगे। तो बैंक रेट इज़ ऑलवेज लेस ग्रेटर देन रेपो रेट इज़ ऑलवेज लेस देन बैंक रेट। ये हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट है रिवर्स रेपो। क्या चीज़ है रिवर्स, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या है, उल्टा। उल्टा मतलब
बैंक को पैसे की ज़रूरत थी तो आरबीआई के पास गया है, आरबीआई क्या बोला, आपको पैसा मैं दूंगा तो आपसे एक इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। तो आपको वो जो इंटरेस्ट देना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर दोगे तो बैंक रेट होगा, शॉर्ट टर्म के लिए दोगे तो रेपो रेट होगा। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो, रिवर्स मैंने कर दिया, उल्टा कर दिया। अब क्या हुआ, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होगी। आरबीआई को पैसे की ज़रूरत नहीं हो सकती, हाँ डेफिनेटली हो सकती है। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट का एक एजेंसी तो है, गवर्नमेंट का हेल्प करता है या बैंक को रेगुलेट करता है, यही तो काम है ना। अब आरबीआई, गवर्नमेंट के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, गवर्नमेंट के पास या तो टैक्स से पैसा आ रहा है या तो आरबीआई उसको हेल्प कर रहा है, हाँ ये पैसा ले लीजिए। तो यही चीज़ क्या है, 1600 करोड़ या कितना रुपए उठाया था ना अभी कि आप लोगों का कोरोना जब फर्स्ट वेव चला था, तो उसमें क्या है, आरबीआई से पैसा उठाया था 1600 करोड़ या कितना समथिंग, जो भी है वो अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है, जब आरबीआई को पैसे को ज़रूरत पड़ता है, आरबीआई क्या करता है, पहले इंडिया में देखता है, इंडिया में जितना भी बैंक से, सब बैंक से पूछता है आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है। तो किसी भी बैंक के पास अगर पैसा रहा तो बैंक बोलता है ठीक है मेरे पास पैसा है तो आप मुझसे ले सकते हो। तो आरबीआई अब जाता है इस बैंक के पास, मान लीजिए एसबीआई के पास गया, आरबीआई एसबीआई के पास गया, एसबीआई ने बोला ठीक है मैं आपको पैसा तो दूंगा बट मैं भी आपके ऊपर एक इंटरेस्ट लगाऊंगा, आपने मुझे फ्री में तो नहीं दिया था ना, आपने मेरे से इंटरेस्ट लिया था तो मैं भी आपसे इंटरेस्ट लूँगा। तो आरबीआई ने बोला हाँ मैं डेफिनेटली तुमको इंटरेस्ट दूंगा, बट ये जो इंटरेस्ट होगा वो रेपो रेट से ऑलवेज कम होगा। ये जो इंटरेस्ट होगा, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है, अब क्या है, आरबीआई इससे पैसे ले रहा है, अब ये इस आरबीआई से इंटरेस्ट लेगा ना, आरबीआई ने इससे पैसा लिया तो आरबीआई पैसे इन रिटर्न देगा और इंटरेस्ट के साथ देगा। ये बंदा क्या है, ये बैंक क्या है एसबीआई, ये आरबीआई से इंटरेस्ट लेगा, तो ये इंटरेस्ट जो लेता है ना ये डेफिनेटली ऑल टाइम रेपो रेट से कम ही होता है, कभी ज़्यादा नहीं होता, आज तक कभी हुआ नहीं और ये होगा भी नहीं, ये उनका रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है। तो यहाँ पे क्या है, रेपो रेट ऑलवेज रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है, या रिवर्स रेपो कभी भी रेपो रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आरबीआई थोड़ा सा चालू माल है, तो वो क्या है, वो कभी भी ज़्यादा नहीं देता। ये हो गया आप लोग का रिवर्स रेपो। रिवर्स मतलब अब आरबीआई को ज़रूरत है। मान लीजिए अब आरबीआई का किसी भी बैंक के पास, इंडिया के किसी भी बैंक के पास पैसा नहीं है, अब आरबीआई कहाँ जाएगा, क्योंकि क्या है, नॉर्मल बैंक्स पहले अपने घरों में देखते हैं, अपने ब्रांचेज़ में देखते हैं, सॉरी साउंड तो आएगा ही, नेशनल हाईवे के पास मेरा घर है, तो जो भी है ये आप लोग का नॉर्मल ब्रांचेज़ में देखता है, ब्रांचेज़ के बाद बाद बाकी बैंक्स में देखेगा। अब बाद बाकी बैंक से नहीं मिला तब आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई को ज़रूरत पड़ा तो आरबीआई पहले इन अपने बैंक्स में देखेगा, अब अपने बैंक्स में नहीं है तो अब कहाँ पे जाएगा, आरबीआई अब जाएगा एसडीआर जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स, जो सिर्फ आरबीआई के पास है, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास ये राइट्स होते हैं। ये राइट्स क्या है, आरबीआई अब जाएगा आईएमएफ के पास। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ के पास जाएगा। यही चीज़ आप लोग का जब रिसेशन आया था 1991 में, तब मनमोहन सिंह फिनेंस मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। मनमोहन सिंह ने ये आइडिया दिया था, सर हम लोगों ने आज तक कभी भी आरबीआई से लोन नहीं लिया है, हम लोग को लेना चाहिए। आरबीआई से लोन लेने गए तो आरबीआई क्या किया, आरबीआई आईएमएफ से लोन लेने गया, आईएमएफ ने उसको ये आइडिया दिया था कि आपको एलपीजी मॉड्यूल फॉलो करना है। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी का मतलब है लाइसेंस राज ख़त्म करना है, एल उसके बाद पी मतलब प्राइवेटाइजेशन आप लोग करना है, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन आप लोग करना है। वो अलग सा टॉपिक है, वो मैं आप लोग को बाद में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई को अगर इंडिया से कहीं भी पैसा नहीं मिला, किसी बैंक से पैसा नहीं मिला, तो वो आईएमएफ के पास जाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स अलग सा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई देखता है। अब यहाँ पे क्या है, रेपो समझ में आया, रिवर्स रेपो समझ में आया, बैंक रेट समझ में आया। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, OMO किस चीज़ को बोलते हैं, हम लोगों को अगर पैसे को ज़रूरत पड़ता है तो हमारे पास अगर ज़मीन टमीन या सोने जेवरात जो भी कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक खुदा ना खास्ते हमारे पेरेंट्स को कुछ हो गया, या पेरेंट को कैंसर या कुछ भी हो रहा है, या किसी को भी हमारे फैमिली को किसी भी पर्सन को एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं बिल बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम अपना पहले अकाउंट देखेंगे, हमारे अकाउंट में इतना पैसा है नहीं,
तब क्या करेंगे, हमारे पास जो ज़मीन या जायदाद जो भी है हम लोग उस सबको बेचेंगे, नहीं तो गिरवी रखेंगे। बेचते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग बेचते हैं। तो ज़मीन हम लोगों ने बेच दिया तो पैसा उससे आ गया, अब उससे हम लोग चिकित्सा या जो भी कुछ कर रहे हैं। तो यही चीज़ क्या करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का वो क्या है, गवर्नमेंट का एजेंसी है ना। तो गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ है या गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट का जो भी ज़मीन है या जो भी जायदाद है, तो वो सब कहाँ पे रहता है, रिजर्व आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई के पास जब पैसा नहीं होता तब क्या करता है, आरबीआई ऑक्शन करता है, नीलामी करता है। क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आप लोग के सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ का मतलब आप लोग समझ लिए, नॉर्मल समझ लीजिए, गवर्नमेंट का ज़मीन पकड़ लीजिए। मैंने जस्ट इतना समझाना चाहता हूँ, एग्जैक्ट ज़मीन नहीं बेचते वो लोग कभी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने पकड़ लिया, एक ज़मीन है या फैक्ट्री है गवर्नमेंट का। अब ये फैक्ट्री को नीलाम करेंगे। फैक्ट्री को जब नीलाम करेंगे, बहुत सारे बैंक्स आएंगे उनसे ख़रीदने के लिए फैक्ट्री को। अब ये जितना रेट में ज़्यादा में बिकेगा उतना ज़्यादा है, तो ये बैंकों उन्होंने क्या कर दिया, ज़मीन या फैक्ट्री बेच दिया आरबीआई ने। आरबीआई अब क्या ले रहा है, अब पैसा ले लिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ऑक्शन करना, नीलामी करना। उससे क्या होता है, बेचता है या ख़रीदता है। अब ये ख़रीदता कैसे कहें, तो आप लोगों को क्या है, कोई भी बैंक को अगर पैसे को ज़रूरत है या किसी भी एंटिटी को पैसे को ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली बेचेगा। तो वो चीज़ क्या करेगा, आरबीआई खरीद लेगा, ऐसे करके होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना या ख़रीदना, इन दोनों काम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्शन करना। इन काम को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यहाँ से उतना क्वेश्चन फंसता नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझा दिया। अब आता है वेरिएबल कैश रिजर्व। ये दो चीज़ है, ये दो चीज़ क्या है मैं समझाता हूँ। फर्स्ट होता है कैश रिज़र्व, एक होता है CRR मतलब कैश रिज़र्व रेशियो, और एक होता है SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, कैश रिज़र्व रेशियो, कैश रिज़र्व रखना पड़ेगा। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। देखिए रिज़र्व रेट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, रुकिए। रिज़र्व रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। मैं मान लीजिए एक बैंक खोल रहा हूँ, ठीक है। बैंक खोलने के लिए कितना रुपए लगता है, 500 करोड़ रुपए लगता है। 500 करोड़, आप 500 लोगों के पास 100 करके 1 करोड़ करके भी लोगे ना, 500 करोड़ ऐसे बन जाता है। तो कोई भी बैंक खोल सकता है यहाँ पे। अब क्या है, आरबीआई का नॉर्म्स फॉलो कीजिए, आरबीआई जो भी करना चाहता है वो सब, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब फॉलो करके आप लोग बैंक खोल दीजिए। मैंने एक बैंक खोला, ठीक है। अब ये बैंक जैसे मैंने खोला, पहले तो मैं पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होता ना, पहले जस्ट मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होता। जैसे क्या है आप लोग का DBS बैंक है, RBL बैंक है, देन भी और भी बहुत सारे छोटे मोटे बैंक्स है, ठीक है। फिनो फाइनेंशियल बैंक है, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल बैंक्स है। तो ये क्या है, मैंने कोई एक छोटा सा बैंक खोला। अब क्या है, मैं सेविंग्स अकाउंट, मैंने बैंक खोला 500 करोड़ रुपए से, या सिंपल में पकड़ लीजिए मैंने 100 रुपये में बैंक खोला। अब क्या कर रहा है, मैं सबसे सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सबको मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, जो लोग बाकी लोग देते हैं उससे ज़्यादा मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा आप लोग को 8%, जो कोटक महिंद्रा के साथ हुआ। कोटक क्या कर रहा था, 8% में इंटरेस्ट दे रहा था। बहुत सारे कुछ नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रहा था। कोटक बैंक अब बंद हो चुका है, ठीक है, इनको बैन कर चुके हैं। अभी फुल्ली बैन नहीं हुआ है, ये बात चल रहा है। तो अब क्या है, मैंने एक बैंक खोला 100 रुपये से, सबको बोला आप लोग मेरे पास अकाउंट खोलने आइए, मैं आपको सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा परसेंटेज दूंगा, ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। अब सब लोग इनसे सेविंग अकाउंट खोलने आ रहे हैं। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए अब क्या करेंगे, सब लोग 10 रुपये से अकाउंट खोल रहे हैं। 1000 रुपये अगर 1000 लोग अगर 10 रुपये करके खोलेंगे तो 10,000 रुपये हो गया। बैंक तो खोला था इस बंदे ने कितना, 100 रुपये में बैंक खोला था। अब इसका इनकम कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब क्या है, ये पर्सन पैसा लेके रफू चक्कर, जिसको हम लोग बोलते हैं विजय माल्या या नीरव मोदी, तो ये लोग क्या किए, पैसा लेके भाग गए। तो यही है ना, तो यही चीज़ क्या है, बैंक पैसा लेगा, पैसा से अकाउंट बैंक तो खोल दिया, अब सबसे पैसा ले लिया, सेविंग अकाउंट का पैसा ले लिए, या सब लोग पैसा अपना जमा कर रहे हैं बैंक में। तो ये पैसा क्या मैं लेके फ़रार हो गया। तो यही चीज़ है, अब वो फ़रार हो गया। अब ये लोग जो पैसा दिए थे, इनका पैसा कहाँ गया, इनका पैसा हवा हो गया। तो यही चीज़ है,
कोई भी बैंक, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन या कोई भी एंटिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बैंक खोलना चाहता है तो उनको आरबीआई के पास कुछ पैसा रिज़र्व रखना पड़ेगा। अगर मैं 100 रुपये से बैंक खोल रहा हूँ तो मेरे को कितना 60 रुपये रिज़र्व रखना पड़ेगा, 50 रुपये रिज़र्व रखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं दिवालिया हो गया या मैं भाग गया तो क्या है, इस पैसों से इनको कंपनसेशन दिया जाए जो लोग ने अकाउंट खोला था। वही चीज़ कंपनसेशन पहले कितना था, 1 लाख रुपये था। पहले कितना था आप लोगों का, मान लीजिए आपका अकाउंट में 20,000 रुपये है और वो बैंक भाग गया या दिवालिया हो गया, तो आरबीआई का दायित्व बनता है, आरबीआई क्या करेगा, आप लोगों को इन रिटर्न वो 20,000 रुपये दे देगा। अगर आपके पास 50 लाख रुपये आप लोगों ने उस बैंक में रखा था तो आपको मैक्सिमम कितना दिया जाता था, सिर्फ 1 लाख रुपये दिया जाता था एज ए कंपनसेशन। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको 3 या 5 लाख कर दिया है। ये एग्जैक्ट डेटा मुझे पता नहीं है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में जस्ट 2-3 बार देखने के बाद मैं पूरा क्लेरिफाई करने के बाद बता दूंगा। 3 लाख या 5 लाख किया गया इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये चीज़ है, कोई भी बैंक खोलना चाहता है, बैंक खोलने के लिए उसको पैसे के रूप में कितना, वो बैंक को पैसे के रूप में 4%, ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से यही 4% ही है। तो उस बैंक को 4%, यानी कि 100 रुपये से अगर किसी ने बैंक खोला है तो 4% उसको, यानी कि 4 रुपये रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा। कैश के रूप में 4 रुपये रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा। अब उसके पास कितना रुपये रह गया, 96 रुपीज़ रह गया। और एक क्या चीज़ है, SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, SLR बोलता है, अब क्या है, आपने कैश के फॉर्म में तो 4% रखा, जिसको हम लोग को बोल रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा किसी भी बैंक को। और SLR क्या है, इस बैंक का जो बैंक खोल रहा है इसके पास कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगा ही डेफिनेटली, या तो ज़मीन होगा, या तो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होंगे, या तो शेयर के कुछ पैसे होंगे, या तो आप लोग का जिस घर में वो लोग बैंक खोला है उस घर का जितना भी ज़मीन है या उस घर का जो आप लोग का दलील है, ये सब कुछ ना कुछ फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में नहीं, कुछ और फॉर्म में आप लोग को, बॉन्ड्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में या दलील के फॉर्म में आप लोग को गिरवी रखना पड़ेगा। तो कितना वो रखना पड़ता है, 18% अभी है, पहले 27% था, 30% था, अभी कितना है आप लोग का, 18% है। तो ये आप लोग को पैसे के मामले में नहीं, नॉर्मल जितना भी आप लोग का ज़मीन जायदाद है वो सब आप लोग को 18% अराउंड रखना पड़ेगा। मान लीजिए उसके पास पूरा संपत्ति कितना है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये से 4 रुपये तो उसने जमा दे दिया, और बाद बाकी अब 18% है, 18% भी उससे हटा दीजिए, चलो मैंने 16% हटा दिया, तो क्या है, 16% हटा दिया, अब रहा कितना इसके पास, 80 रुपये रहा। तो ये 80 रुपये से अब जितना भी बिज़नेस करना है करो। अगर ये दिवालिया हो गया या भाग गया तो ये जो पैसा बचा है 4% और 18%, इनसे बाद बाकी जितने भी होल्डर्स हैं उन लोगों को कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो यही चीज़ है आप लोग का रिज़र्व, वेरिएबल कैश रिज़र्व रेशियो। एक होता है CRR, एक होता है SLR। तो ये हो गया आप लोग का क्वांटिटेटिव मेज़र। क्वांटिटेटिव मेज़र में क्या आता है, सबसे पहले बैंक रेट, मतलब बैंक, रुकिए मेरा RBI कहाँ गया, ये रहा RBI तो ये है बैंक RBI से पैसा लेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इंटरेस्ट लेगा, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। जब बैंक पैसा लेता है RBI से, उसे हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिज़र्व बैंक को जब पैसे की ज़रूरत होती है तब ऑक्शन करता है, अपने गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है उन सबको बेचता है या ख़रीदता है, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वेरिएबल कैश रिज़र्व मतलब क्या है, कोई भी बैंक अगर खोल रहा है तो उसको कुछ रिज़र्व्स कुछ पैसों के फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR। और SLR, उसको कुछ ज़मीन जायदाद या कुछ सिक्योरिटीज़ ये सब रिज़र्व रखना पड़ेगा RBI के पास, उसे बोलते हैं SLR। और नेक्स्ट है रेपो रेट, वही बैंक अगेन वही RBI से पैसा लेना चाहता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। अब क्या उल्टा कर दिया, RBI पैसा लेना चाहता है बैंक से, तो बैंक उसको पैसा देता है, वो जो इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट कितना है, 3.35 अभी है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो। और RBI को अगर और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इंडिया में किसी भी बैंक के पास नहीं है, तो RBI IMF के पास जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स। ये हो गया आप लोग का पूरा क्वांटिटेटिव मेज़र। क्वांटिटेटिव मेज़र में और एक चीज़ एक्स्ट्रा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑल टाइम पकड़ के चलिए नहीं, यही है, रेपो रेट से ऑल टाइम 0.25% ज़्यादा होता है ऑल टाइम। ये उनका रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे यहाँ पे रूल्स है, क्या रूल्स है, रेपो रेट सब ऑल टाइम ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो से, और रेपो रेट से
0.25% ज़्यादा होता है MSF। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या चीज़? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अचानक से इन एमरजेंसी हम लोग को पैसे को ज़रूरत पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? अचानक से अगर बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमें क्या, नॉर्मल होम लोन देने में तो कितना लगता है? वो लोग पहले बोलते हैं आप लोग पहले इंजीनियर से अपना प्रोजेक्ट लेके आओ, देन उसके बाद प्रोजेक्ट को सैंक्शन करो, देन उसके बाद एक तला पहले बनाओ, देन फ्लोर जब तक आप लोग का बनता नहीं है तब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 10 लाख अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आपको पूरा कितना 10 महीना बीत जाता है ना। तो ये क्या है, टाइम लग रहा है। बट क्या हो, अचानक से मुझे पैसे को ज़रूरत हो गया तो मैं क्या लेने जाता हूँ? पर्सनल लोन लेता हूँ। पर्सनल लोन मुझे एकदम कितना 2 या 3 मिनट में पर्सनल लोन मिल जाता है और इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में पैसा घुस जाता है। तो क्या है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है ना मेरे को। वही चीज़ ये है MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंक्स को इमरजेंसी के लिए अगर अचानक से पैसा चाहिए तब क्या करता है? बैंक MSF यूज़ करता है, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये चीज़ यूज़ करता है। तो ये चीज़ वो कितना पैसा उठा सकते हैं? ये लोग सिर्फ ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है SLR का सिर्फ 1% उठा सकते हैं RBI से। SLR का सिर्फ 1% उठा सकते हैं। वापस सुन लीजिए, SLR का सिर्फ 1% उठा सकते हैं। कहाँ से? RBI से उठा सकते हैं। तो इसी हम लोग बोलते हैं MSF। तो MSF कितना है अभी? MSF आप लोग का 4.25 है और ये MSF ऑल टाइम कितना होता है आप लोग का? 0.25% ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब क्या है, MSF जो है इमरजेंसी फंड जो है ये आप लोग कितने दिन के लिए ले सकते हो? ये भी आप लोग का शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है आप लोगों का क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। क्वालिटेटिव मेथड में सिर्फ सिंपल सा आप लोग को समझा देता हूँ। क्या है क्वालिटेटिव मेथड? आप लोग का होता है जैसे अभी जो RBI का जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सब बैंक्स को बताता है कि आप लोग इतना ये कीजिए वो कीजिए, पब्लिसिटी जस्ट करता है। मतलब बैंक्स को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाता है कि आप ये मत कीजिए, KYC फॉर्म्स भरवाइए सबसे, KYC अगर नहीं भरवाओगे तो आपका सब कुछ मैं सीज कर दूंगा। ये सब होता है आप लोग का क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में नॉर्मल आप लोगों को पढ़ता हूँ, सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। RBI किसी बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बॉन्ड करके रखता है, लिमिट करके रखता है कि हाँ इतना फॉलो कीजिए, इतना फॉलो कीजिए, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। ये होता है उनका क्वालिटेटिव मेथड। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड में सिर्फ आपको एक ही चीज़ पढ़ना है। क्या, कैसे करता है? या तो पब्लिसिटी से करता है, या तो वो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो या तो वो लोग क्या करते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट करते हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है कोई भी बैंक है, बैंक अपने लिमिट से ज़्यादा कभी भी लोन किसी को नहीं दे सकता है। लिमिट से अगर ज़्यादा लोन दिया, कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा वो लोग जो लोन देंगे, ये लोग पैसा अब रिकवर करने के लिए, उनको तो पैसा उठाने के लिए तो लोग चाहिए ना, या ये लोग पैसा अपने लिमिट से ज़्यादा कैसे दे पा रहे हैं? यानी कि इनके पास ब्लैक मनी है। तो वही चीज़ है, RBI क्या करता है, सब बैंक्स को बोलता है आप अपने लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, आप अपने लिमिट में, इतने लिमिट में ही आप पैसा दोगे, लोन दोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड का। क्वालिटेटिव मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। बाद बाकी आप लोग सिंपली समझ पाओगे। RBI अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलाता है सब बैंक्स पे कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। पब्लिसिटी करता है कि हाँ ये % अभी इतना रूल है, अभी सबको ये KYC नॉर्म्स फिलअप करना है, KYC भरना है, या नहीं तो आप लोग क्या है, बैंक से आप लोग 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 5 बार से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोग का पैसा कटेगा। तो ऐसे करके ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है, जिसमें परसेंटेज रेट कभी भी अप डाउन नहीं होता, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ भी नहीं होता, वो सब होता है आप लोगों का क्वालिटेटिव। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वालिटेटिव मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को इसको सिलेक्टिव मेथड भी बोलते हो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्टिव मेथड किस लिए बोलता है? हर बैंक के ऊपर ये लागू नहीं होता, किसी बैंक के ऊपर लागू होता है। जब वो लोग को लगता है कि हाँ SBI कुछ फ्रॉड करने वाला है, SBI कुछ थोड़ा सा सस्पिशियस चीज़ कर रहा है, तब उस पर SBI पे लगा देता है, या ICICI कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा है तो उस पर लगा देता है। ऐसे करके सिलेक्टिव जगह जगह पे लगाता है, इसलिए सिलेक्टिव बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया, क्या है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड 2 होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब है आप लोग का एक कॉल मनी बोलते हैं। कॉल मनी का मतलब क्या है? कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब है क्या चीज़? तो कॉल मनी मार्केट में आप लोगों को समझा देता हूँ। अचानक से आप लोगों को अगर पैसा का ज़रूरत पड़ गया
मान लो मेरे को अचानक से पैसे को ज़रूरत पड़ा या अभी जो बिग बिलियन डेज चल रहा था तो उसमें मोबाइल ख़रीदा, तो उसमें क्या हुआ, मैंने पापा के लिए मोबाइल ख़रीदा 5,000 रुपये या 6,000 रुपये से मोबाइल ख़रीदा, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये है और 5,000 का मोबाइल था, तो उसमें अब क्या हुआ, 1,000 कम पड़ रहा है। 1,000 अब कम पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ, भाई पैसा अगर 1,000 है तो प्लीज़ दे, मैं अब थोड़े दिन में आपको लौटा दूंगा, एक दिन बाद मैं तेरे को लौटा दूंगा, अभी मैं पैसा उठा नहीं पा रहा। तो वो चीज़ क्या है, इमरजेंसी में मेरे को पैसा का ज़रूरत पड़ा है, या एक दिन के लिए मेरे को पैसा का ज़रूरत पड़ा, अब नेक्स्ट दिन मैंने अपने फ्रेंड को 1,000 रुपये दे दिया, क्या उसमें मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। तो यही चीज़ है, अगर किसी भी बैंक को ओवरनाइट मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, किसी भी बैंक को अगर 24 घंटों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। 24 घंटे के लिए अगर पैसे को ज़रूरत पड़ती है तो RBI से या कहीं से भी वो पैसा उठा सकता है, मार्केट से पैसा उठा सकता है। मार्केट से पैसा उठाया, कुछ कम रेट में पैसा उठाया, देन 24 घंटे के अंदर ही उसने रिटर्न दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉल मनी बोल देंगे, कॉल मनी बोल देंगे। ये हो गया कॉल मनी, मार्केट में कॉल मनी। अब क्या है, वो बंदा या वो पर्सन या वो बैंक पैसा नहीं दे पाया एक दिन के अंदर, तो अब यह क्या हो जाएगा, उसको अब नोटिस जाएगा। 24 घंटे के बाद एक नोटिस जाएगा कि आपको अब पैसा देना पड़ेगा 2 से 14 दिन के अंदर, 2 से 14 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, नोटिस मनी बोल देंगे। दो ही चीज़ है, एक है कॉल मनी और एक है नोटिस मनी, NOTICE, नोटिस मनी, ठीक है। कॉल मनी का मतलब है ओवरनाइट, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपने पैसा लिया, पैसा रिटर्न कर दिया, कुछ कम रेट इंटरेस्ट या जो कुछ लिया। और नोटिस मनी क्या है, 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने रिटर्न नहीं कर पाए, तो अब क्या है, आप लोग को 2 से 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के दिन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आपके ऊपर आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, तो ये है आप लोगों का नोटिस मनी। तो ये चीज़ हो गया आप लोगों का कॉल मनी मार्केट। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैंने आप लोगों को नोट में दिया है, नोट में क्या दिया है, फिनेंशियल ईयर। RBI का फिनेंशियल ईयर कब, पहले क्या था, RBI का फिनेंशियल ईयर जुलाई से स्टार्ट होता था, 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और 30 जून में कंप्लीट होता था। बट ये फिनेंशियल ईयर कैंसिल करके नया फिनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर लिया गया है। अब क्या है आप लोग का, वही फिनेंशियल ईयर जो गवर्नमेंट फॉलो करता है नॉर्मली, कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है। तो ये RBI का अभी फिनेंशियल ईयर है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का फंस सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी समझा दिया है। नेक्स्ट कल आप लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में है, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, जन बजट, ये सब क्या है, इन सब के बारे में कराऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।